जय हिंद, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत सोनौली बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य संजय कनौजिया जी आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, आप जो आए आज हमारे सोनौली नगर पंचायत में, अपनी नगर पंचायत सोनौली के सभी सम्मानित जनता के द्वारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना समय निकाल करके जो आपने आए, उसके लिए मैं मेरे दिल से तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। आपका भी आभार इस प्रेम और सम्मान देने के लिए। संजय जी, आज के समय में जो हालात हैं, जो मौके जो चल रहे हैं, जो जैसे कि बहुत सारे मुद्दे, कुछ भी कहा जाए, बेरोजगारी, शिक्षा, यह सबसे बड़ा आजकल मुद्दा जो टॉपिक पकड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। इसको देख करके ये लगता है कि ये हमारे देश का जो संविधान था, इस संविधान को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। आज जो सदन से लेकर के आज जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी जो बयान आता है, कटेंगे बटेंगे और ये सबका DNA एक है, ये सब जो बातें सुन करके इतना मन दुखित होता है कि ये हिंदुस्तान सभी का है, चाहे मेरा हो चाहे उनका हो। ये हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और उस पर बात नहीं करते। आज देख लीजिए, चाहे आपके उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत का देख लीजिए, आज जिस तरीके से कर्जा इतना आगे जो है बढ़ चुका है कि अगर एक प्रति बच्चे के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो लाखों रुपया खर्च में किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा ये चीज़ आपसे समझूंगा। आपने भी कहा DNA एक, क्या किस DNA की बात कर रहे हैं? जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो बांग्लादेश और जो संभल में जो ये उपद्रवी लोग हैं, उनका DNA एक है। लेकिन ये सब DNA जो ये अमर्यादित भाषा है, इनको एक सम्मानित पद पर रह करके इस भाषा को प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं उसका बहुत निंदा करता हूँ और विरोध भी करता हूँ कि अगर एक सूबे के मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से कहेंगे कि बाबर के और ये संभल के और बांग्लादेश के जितने उपद्रवी है, DNA एक है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये सब केवल सत्ता को पाने के लिए हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज देश इस चीज़ पे नहीं, आज बेरोजगारी पे जूझ रहा है, महंगाई पे जूझ रहा है, नौकरी पे जूझ रहा है। आज इस पे बात नहीं करते, बहुत दुख होता है। आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी जो है ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, अगर इससे हट करके अगर संविधान को लेकर के चलेंगे और यहाँ के युवाओं के लेकर के चलेंगे, तो उनका सबसे पहले जो है मुद्दा होना चाहिए, जैसे आपका युवाओं की नौकरी हो गई, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये कैसे खत्म किया जाए। यहाँ वो तो कह रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के धर्म है, धर्म से अगर धर्म है तो देश है। अच्छा, ये बताइए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा एक लड़का जो है पढ़ने गया दिल्ली और एक बच्चे को हम मंदिर में कर रहे हैं या मस्जिद में कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मेरा लड़का जो पढ़ करके जो सर्विस करेगा, जो IAS बनेगा, वो मजबूत होगा कि जो मंदिर में बैठेगा और जो मदरसे में बैठ करके धर्म का वो पहाड़ा पढ़ता रहे। ये बताइए, वो आगे जाएगा कि जो पढ़ लिख करके जो देश को जो है आगे जो बढ़ाएगा वो आगे जाएगा? परिस्थितियाँ दोनों पे ये डिपेंड करती हैं कि कौन किस जगह पे मौजूद है। शायद आप जिसको मंदिर पे बिठाने की बात कर रहे हैं, शायद वो कोई ऐसी मंदिर पे बैठ जाए, जैसे कल एक मठाधीश कहीं और थे, पीठाधीश्वर थे, वो आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं और ये कहा जाए कि बहुत सारे मौलाना हैं, वो कहाँ हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ है। लेकिन बहरहाल शिक्षा की बात में आप जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का कभी भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या लगता है आपको कि एक मठाधीश से विकास हो सकता है या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे से? देखिए, मेरा उदाहरण सामने है दोनों। मेरा मानना है और जानना, मैं उदाहरण के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ेगा वही देश की तरक्की करेगा, उसी का भविष्य उज्जवल होगा। और ये नहीं कि जो मंदिर में जा करके बैठ करके पूजा करने से, धर्म विशेष पे जा करके बैठ करके वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी आस्था, सबका आस्था, अपने आस्था के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ लिख करके जो आगे जाएगा, उसका भविष्य जो आगे जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है कि हमारे वहाँ जो है भारत में, पूरे भारत में शिक्षा को पहला प्रथम जो है वरीयता शिक्षा को देना चाहिए और युवाओं की नौकरी कैसे मिले उस पर बात करना चाहिए। आरक्षण को लेकर के जो इधर उधर बात किया जा रहा है, उसको भी जो है संशोधन नहीं, जो संविधान के तहत को लेकर चलना चाहिए, ताकि जो है हमारी गरीबी है, ये सर्वे कर लेने कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, उस पर बात होनी चाहिए। अभी राहुल कंवल जी का एजेंडा, गृह मंत्री अमित शाह का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा ये सवाल किया गया कि
गृह मंत्री जी, विपक्ष आप पे आरोप लगाती है आपकी पार्टी पे कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। कहते हैं हम तो पिछले ये कहा 14 और 19 में दोनों हम बहुमत में थे, हमने कोई ऐसे आरक्षण की छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। इससे तो विपक्ष इस बात पे गुमराह कर रहा है, क्या कहेंगे आप? शायद वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये संविधान के पन्ने पे वो जो पढ़ा नहीं संविधान है उसको गुमराह कर सकते हैं। मेरे वहाँ संविधान की पुस्तक रखी हुई है, संविधान पढ़े हुए हैं। संविधान के जो चार के देखिए 2026 में आरक्षण खत्म करने का 2026 तक का आरक्षण है। अगर वो पूर्ण बहुमत से सरकार अगर अपनी बनाते तो 2026 जो लगते हुए जो आरक्षण को छेड़छाड़ करके संशोधन कर सकते थे। ये सबसे पहला जो हम लोग का आरक्षण बचाव का जो नारा था ये सत्य था, क्योंकि ये आज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का संविधान जो है 2026 तक का आरक्षण जो दिया गया है कि 2026 में जो है आरक्षण जो है दूसरे तरीके से फिर उसको लागू किया जाएगा। तो अगर पूर्ण रूप से उनकी सरकार बनती तो आरक्षण के ऑटोमेटिक उसका आरक्षण पे छेड़छाड़ होता। इंडिया गठबंधन के आप ये कहा जाए सदस्य भी हैं, सपा और कांग्रेस एक साथ हैं जिलाध्यक्ष। अभी ये कहा जाए कुछ दिनों पहले सदन में, अभी 2-3 दिनों पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को कहा आप लोग बस ये कहा जाए संविधान की किताब बस लेके घूमते हो जो कि कुछ पैसों में आ जाती है, पढ़ते कभी नहीं है। अगर पढ़ते हो तो बता दीजिए कितने पेज हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग ठाकुर जी का जो बयान है, अगर वो सच में अगर देश के लिए अगर वो बात करेंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता संविधान पे होना चाहिए। संविधान से ही हमारा देश चलता है। जो बच्चा अगर वही संविधान अगर हर विद्यालय में पढ़ाया जाता तो शायद इतना क्राइम नहीं बढ़ता। संविधान पढ़ता तो आदमी ये सोचता कि जो अगर हम इस तरीके से इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें जो है सजा मिलेगी, इस रास्ते पे नहीं चलाएंगे, हमारा देश इस पे चलता है। तो वो संविधान पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कुर्सी की लालच है। तो राहुल गांधी पे या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी पे या किसी अन्य नेताओं पे जो टिप्पणी करते हैं वो अपवाद है। क्योंकि सबसे पहला प्राथमिकता हम कह आपसे कई बार हम कह रहे हैं कि संविधान हमारे देश का सबसे पहला, संविधान पे हमारा देश चलता है, संविधान पे लेके चलना चाहिए। और सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, जो युवाओं की नौकरी कहाँ से सकल, इस पे होना चाहिए। इस पे लोग बात नहीं करते, जात विशेष पे जा करके ये हिंदू मुस्लिम जात विशेष की क्या बात है? अभी ये कहा जाए कि अगर जात, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि उनका कहना है कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो देश क्या होगा। अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए मुझे, हमारे देश में अभी जो जुडिशरी चल रही है, न्यायिक व्यवस्था चल रहा है, जज जो है ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदू बहुसंख्यक देश है, भारत में बहुसंख्यक जो चाहेंगे वो होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये उनका जो कहना है मैं उनका घोर विरोध करता हूँ। जब इस धरती को, भारत की सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए वो अकेले कोई नहीं कराया। वीर अब्दुल हमीद जैसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे, फारूक जी थे, उस्मान जी थे, कई ऐसे नेताओं थे जो इस देश के लिए अपनी खून पसीना बहा करके जो है इस देश को आज़ाद कराया, लड़ाई लड़ा है, सीना तान करके अपना जो है खड़ा रहा है। तो वो ये जो कहते हैं कि ये यहाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, ये उनका जो है गलत बयान है। मैं उनका घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। इस भारत के सरजमीन पे जितने भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं वो सब भाई भाई हैं, इनको सबको लेके चलना चाहिए, ऐसी भाषा निकलनी चाहिए उनकी। मणिपुर नहीं दिखता है हम लोगों को, बांग्लादेश दिखता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इनको बांग्लादेश दिखाई देता है, इनको जो है संभल दिखाई देता है, मणिपुर क्यों नहीं दिखाई देता है? फिर अपने देश का तो हिस्सा है। और यही बिहार में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर ये बात नहीं करते। इतना जो है अगर हिंदू मुसलमान से इनके अंदर इतनी जलन है तो ये शेख हसीना जो बांग्लादेश से शेख हसीना को अपने यहाँ ले आकर के रखे हैं, तो क्यों रखे जब आप मुस्लिम के प्रति इतना नफरत है? तो नहीं, वो कहाँ कहते हैं कि हम डायरेक्ट कहाँ कोई कहता है कि मुझे मुस्लिम नहीं चाहिए या हिंदू नहीं चाहिए, ये बहरहाल कोई नहीं कहता है। उनका कहना है कि शेख हसीना जो है वो भारत के पक्ष में रहती थी, अभी जो वहाँ मौजूदा सरकार चल रही है वो पाकिस्तान के द्वारा अपडेट की जा रही है, क्या कहेंगे आप? अच्छा ये बताइए, ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों की, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पे बात नहीं करते। अच्छा बताइए कटो और बटो का नारा क्या है? जो कटेगा वो बटेगा क्या है? सीधा सीधा संकेत है, यही संकेत है और क्या संकेत है? उनका कहना है बटोगे तो कटोगे, मतलब ये है, अभी कुछ दिनों पहले बयान आया कि बटोगे कटेगा मतलब ये है कि आप अलग अलग हिस्सों में ना बटिए, एक रहिए, सब भारतीय एक रहे। क्योंकि इस पर पहले ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट आएगा, जुड़ोगे तो जीतोगे। इस पर फिर उन्होंने जवाब दिया कि हमने अलग अलग जाति धर्म को लेकर नहीं कहा, हमने ये कहा कि सभी भारतीय आपस में एक रहें या सभी हिंदू एक हो जाए। देखिए ये उनका घुमाने का बात है, ये डायरेक्ट पता चला जो कटेगा वो बटेगा, कटेगा बटेगा मतलब यार DNA की बात जब वो कह दिए तो जाहिर सी बात हो गई कि जो कटेगा वो बटेगा। जो उनके, और देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, ये नीति से बहुत ही जानते हैं जुमलेबाज की सरकार है।
जैसे आपको एक बार सत्ता में नहीं आ रही थी, कई सालों से जो है वो पीछे रही थी, तो 15 लाख का जुमला दे करके कि हम पर खाते में 15 लाख जो है देंगे और उसका जुमला दे करके सरकार में आ गई। अब उसी का जो है फायदा आज छेड़छाड़ आज युवाओं को इतना भोगना पड़ता है। देखिए आज जितने 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, लेकिन कहाँ कहीं नौकरी निकल रहा है। बेरोजगार जो है पढ़ लिख करके बच्चे जो है बेरोजगारी घूम रहे हैं। आज महंगाई को देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश का कर्जा देख लीजिए और पूरे केंद्र का कर्जा देख लीजिए, तो अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी की आज भारत किस स्तर पर पहुंच रहा है। दूध का दूध पानी का पानी। भाजपा वाले कहते हैं कि ईवीएम की बात है, ईवीएम पे बताया जाता है, आरोप लगाया जाता है ईवीएम गलत है, सही है, छेड़छाड़ होता है उसके साथ, और ईवीएम से भाजपा की सरकार बन रही है। वही भाजपा वालों का कहना है कि अगर ईवीएम झारखंड हो या कीजिए तेलंगाना हो, वहाँ तो एक घंटे से तुरंत शपथ लेके अपनी सरकार बना लेते हैं, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं रहती, और ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है उनको। अब हम आपको बताते हैं, कहते हैं ना खाई कोई और मोटाई रमधनिया, ये कहावत है। ये हमला वहाँ करते हैं जहाँ बड़े थाली में भोजन भरा, तो यहाँ उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। ये बड़े बड़े प्रदेश में अपनी गेम खेलते हैं, और जो 40 सीटें 8 सीटें 10 सीटें 20 सीटें वाली पे ये कहते हैं कि अगर हम एक जगह जो है हमारा लंबा 400 का अगर हमें अकेला मिल जा रहा है और 10 प्रदेश मिलाकर को 100 पूरा हो रहा है तो ले जाने दो, हम तो मजबूत तो हैं। ये हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है और ना होगा। अगर इतने ईमानदार हैं तो भरोसा नहीं है, फिर 37 सीटें आ कैसे गई सपा की? वही कह रहे हैं ना कि अगर 15 और 85 की अगर बात कर लिया जाए तो जनता इतनी नफरत कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। आज शहरी से लेकर के देहात एरिया अगर आप घूमते होंगे पता चलता होगा कि हम लोग वोट देते हैं विपक्ष को, आज समाजवादी पार्टी को वोट दिए, लेकिन ये जो है वोट हमारा कम हो गया। तो देखिए आक्रोश में जनता पूरी आक्रोश से भारतीय जनता पार्टी से जब एक तरफा वोट जो है गठबंधन को पड़ा तो 37 सीट निकलना स्वाभाविक बात है। चलिए फिलहाल ये इनका पक्ष तक क्या राय रखते हैं आप इस पर हमें जरूर बताइए। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।